बहुत इंटिमिडेटिंग थी मुंबई की लाइफ मेरे लिए, एक्स फैक्टर जीतने के बाद भी। छिछोरे के लिए कभी गाया, कभी जग्गा जासूस के लिए कुछ गाया, कभी लूडो के लिए गाया। आयुष्मान खुराना की मूवी थी नौटंकी साला, वो मेरा डेब्यू था। उस ट्रिप में हमारी कार की चाबी खो गई समंदर में। एक संडे को गोवा में मरना भी नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं मिलती। मैं ओके सिंगर हूँ यार। इफ देयर इज अ नॉक ऑन द डोर ना, ओपन द डोर। जो लोग कहते हैं ना रैप तो म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक किस चीज से मिलके बना। 14 फेरे एक फिल्म आई थी जिसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था। मैं एक्चुअली लकी हूँ। छटगल्ला संसारी नो पा मिट्टी तरदा। अमित त्रिवेदी सर ने कहा कि अरे गीत बड़ा बढ़िया लिखा है, अपन करेंगे और काम साथ में। लिखने में मुझे ज्यादा पैसा मिला। उन्होंने उन 20 दिनों में मुझे दिखाया कि मेरी वॉइस ना क्या क्या कर सकती। मैं 2-2.5 साल बिल्कुल लॉस्ट ही हो गया था। कई लोग कहते हैं क्लासिकल नहीं सीखना चाहिए, पर सबसे बड़ा सीखने के लिए है अरिजीत से। सिंगिंग की मेरी कैपेबिलिटीज में काफी लिमिटेड हूं मैं। जितने आर्टिस्ट हैं ना, सबको अमित त्रिवेदी सर के साथ काम जरूर करना चाहिए। 25 लोगों से गवा लो, किसी को पैसा मत दो। आप एक ऐसी चीज के बारे में सोचने में समय बिता रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा है आपने? एक रिग्रेट है कि नहीं सीखा है। आपको सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी। अगर आप कंपोजर हैं और आप म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर पाते हैं, इतना बड़ा एड ऑन है ना, आपको किसी पे रिलाय करने की जरूरत। टेक्नोलॉजी इज एन इक्वल पार्ट इन, तो उससे आप बच नहीं सकते। अगर बचोगे तो पिछड़ जाओगे। मुझे लगता है कंपोजर के लिए प्रोडक्शन तो बहुत ही जरूरी है। एज अ सिंगर, नोइंग टेक्निकल साइड्स डेफिनेटली हेल्प्स। एबल्टन लाइव वो जैसे आप गा रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा, कोडिंग करके, अच्छा, प्रोग्रामिंग करके उसका पूरा बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। कि कॉर्ड्स भी वो डिटेक्ट कर लेता है जो आप गा रहे हो। अच्छा, एआई में आप मुंह से रिदम बोलो, अच्छा, और वो उसको सुनता है, बजा के दे देगा आप। अच्छा, तो फर्स्ट गाना आपको, फर्स्ट गाना, हाँ ठीक है, जब आप, हाँ जी, आपका गाना बाहर आया, ठीक है, बाहर आया तो बाद में देखते हैं, पर आपको फर्स्ट गाना मिला, वो क्या था? आयुष्मान खुराना की मूवी थी नौटंकी साला, और सुकी दुसांझ करके सोनी की टीम में मैनेजर आई थी। मैं भूल रहा हूँ उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, पर उनको ये समझ में आया है कि मैं एक छोटे शहर का लड़का हूँ जो इंटिमिडेटेड है बहुत, जो अभी उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। उन्होंने बोला कि इससे मिलो, उससे मिलो, जाओ। और मैं ना बहुत पार्टी वार्टी नहीं कर पाता हूँ। पार्टीज़ मेरे लिए ना हाउस पार्टीज़ हैं, क्लोज सर्किट है, जहाँ बात हो सके कुछ ऐसा। अदरवाइज आई एम नॉट अ वेरी डांस करो, वो सब नहीं है, मेरे को नहीं आता मुझे। पर शी ट्राइड हर बेस्ट, और उसने मुझे माइकी मैकलेरी से मिलवाया। एंड माइकी कॉल्ड मी टू ट्राई माई वॉइस फॉर ड्रामेबाज, जो गाना है, जो टाइटल ट्रैक है नौटंकी साला का। वो मेरा डेब्यू था, फिल्म सॉन्ग। और उसकी भी बड़ी अलग ही कहानी है कि कैसे मैंने वो डब किया। फिर एक दिन डब होना था, आधा गाना डब हुआ था, एक दिन और डब होना था। फिर मैंने पूछा, उस दिन कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा मेरा दोस्त आया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ मुंबई से बाहर चला जाऊँ। और कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। हम ड्राइव करके गोवा पहुँचे और माइकी का फ़ोन आता है, या माइकी के स्टूडियो से फ़ोन आता है कि आप कल अवेलेबल हो क्या, ये गाना डब करना है। मैंने कहा यार जस्ट अभी पहुँचे हम लोग तो गोवा, मैंने आपसे पूछा था। बोले नहीं, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आज के लिए फ्री हूँ क्या, मुझे तो ऐसा लगा। तो कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ। मैं गोवा से ड्राइव करके वापस आया, सॉरी फ्लाइट लेके सुबह सुबह वापस आया, गाना डब किया और रात को वापस गया। और तो फिर उसने कहा मंडे को फिर ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर मैं मंडे को आया ड्राइव करके गोवा से पूरा। तो वो ट्रिप मुझे इसलिए याद है, उस ट्रिप में हमारी कार की चाबी खो गई समंदर में। एक लड़के को पॉकेट में रखने को दी थी, दोस्त को, निशांत को। वो समंदर में खो गई। हमारी गाड़ी उधर अब ना चालू हो रही है ना, और संडे था, लोग कहते हैं संडे को गोवा में मरना भी नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं मिलता। तो सर्विस सेंटर बंद है, और किसी की गाड़ी लेके मैं ड्राइव करके मंडे को आया वो गाना डब करने के लिए वापस। 2012-13 की बात है। तो वो भी बड़ा फन इंसिडेंट था, पर दैट वाज माय डेब्यू। माइकी मैकलेरी के कारण मुझे मेरा पहला डेब्यू मिला नौटंकी साला में। और सुकी दुसांझ को बहुत बहुत थैंक यू कि शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, एंड शी वाज मेरे अंदर ना, वो बहुत सालों तक रहा कि मैं ना बड़ा इस दुनिया को ऐसे देखता था, क्यूरियस होके और डर के। बहुत इंटिमिडेटिंग थी मुंबई की लाइफ मेरे लिए, एक्स फैक्टर जीतने के बाद भी। और आई थिंक सुकी वॉज दैट पर्सन जिसको ये समझ में आ गया। तो शी वॉज लाइक यार रिलैक्स, है तेरे अंदर, हो जाएगा। और शी डिड हर बेस्ट, एंड देन आई थिंक शी लेफ्ट सोनी, या मैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गया। उसके बाद फिर छोटा छोटा काम इधर उधर होता रहा। प्रीतम दा के यहाँ छिछोरे के लिए कभी गाया, कभी
जग्गा जासूस के लिए कुछ गाया, कभी लूडो के लिए गाया, लूडो का टाइटल ट्रैक है, या गाने में तो ऐसा ही होता रहा, फिर चलते रहे, शोज, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, फिर चलता रहा गाड़ी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी झोली में ए लिस्ट गाने आए, पर जो भी आया वो मेरे जैसे लड़का जिसके लिए ख्वाब था कि मुंबई जाके गाऊंगा गाना, उसके लिए काफ़ी था यार, कोई शिकायत नहीं है उस बात से जितना। और मुझे ये भी लगता है मैं और टैलेंटेड होता तो शायद और चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है मेरे किस्मत का मुझे मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं तो मिला। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो एज अ सिंगर? किस लेवल पे देखते हो? एकदम ए ग्रेड लेवल भी, किस लेवल? मैं ओके सिंगर हूँ यार, मैं ना परफॉर्मर बहुत अच्छा हूँ। अगर आप मुझे स्टेज पे खड़ा करोगे मैं फाड़ दूंगा, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप सिंगिंग की बात करते हो, एक से एक पढ़े हैं साहब, और मैं मतलब कोई शर्म नहीं मुझे एक्सेप्ट करने में, या इनफैक्ट ये मैंने देखा कि एक से एक सिंगर्स पढ़े हैं यार, एक से एक गाने वाले पढ़े हैं। तो एज अ सिंगर आई थिंक आई एम ओके। और अब तो मेरा गाना भी कम हो गया है फ्रैंकली स्पीकिंग। शोज होते मैं जाता हूँ ये वो, पर स्टूडियोज़ में भी गाता हूँ, बहुत सारे जिंगल्स गाता हूँ, बहुत सारे। पर लिखना जब से शुरू हुआ तो लिखने ने ज़्यादा जगह घेर लिया। आई डू मोर ऑफ राइटिंग देन सिंगिंग दीज डेज, तो वो हो रहा है। पर एक से एक सिंगर्स पढ़े, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, ये भी मुझे पता है। ये लिखने का जो आपने सोचा, जो मैं अभी राइटर बनता हूँ, ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया? कभी कुछ सोचा ही तो नहीं लाइफ में, कैसे फिर सोचा, कैसे सोचे? चलो मैं अपने लिए लिखता था, कविताएं लिखता था, पढ़ता था, हाँ अपने लिए करता था। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी दोस्त के स्टूडियो में उसने कहा यार ये 4 लाइनें एक रैप लिखना है, लिख दे, लिख दिया, कर दिया रैप। तो फिर रैप लिखते लिखते अपने गाना भी चालू कर दिया? हाँ, उसने 4 लाइनें लिखनी है, 4 बार लिखना है, लिख दिया, या 16 बार का कुछ है। फिर आपने रैप गा भी दिया? तो गा दिया, रैप हो गया, 1-2 बार हो गया। और मैंने कभी सीरियसली उस बात को इसलिए नहीं, क्योंकि मैं तो सिंगर बनने आया था, देखो। है ना, वही एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है मुझे, कि है ना जो सिंगिंग करते, ठीक है, वो रैप को इतना पसंद नहीं करते, ठीक है, करते हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बात कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं करते, पर हाँ ओके करते, रैप को इतना पसंद नहीं करते। उनको कहीं लगता है कि रैप सिंगिंग इज नॉट अ सिंगिंग, ओके, रैप एक ऐसा जॉनर है, ऐसा स्टाइल है, ऐसा हुनर है जो म्यूजिक को लेके चलता है, बट इटसेल्फ इज नॉट अ म्यूजिक, ठीक है। बहुत सारे सिंगर ऐसा सोचते हैं, मैं तो गाता हूँ यार, मैंने इतना म्यूजिक सीखा, रैप क्या कोई भी कर लेता है, मैं क्यों करूँ, ठीक है। और ऐसे लोग भी मैंने देखे, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, कि जो म्यूजिक सुनते हैं, प्योर म्यूजिक, जिनको मेलोडियस म्यूजिक और जो म्यूजिक में इंटरेस्ट, रुचि रखते, वो रैप को थोड़ा सा साइड में रखते, और जो रैप सुनते हैं ना, मैक्सिमम लोग वो रैप ही सुनते या थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनते, दोनों अलग अलग ऑडियंस है। बट इवेंचुअली अब कैसा है पता है, रैप इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में ही आता है। तो आप सिंगिंग भी करते थे, अब फिर आपने रैप भी शुरू कर दिया, ये जो डाइवर्जन हुआ वो ईजी रहा आपके लिए, या फिर आपको भी ऐसे ही लगता था यार मैं क्यों करूँ रैप, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार रैप करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं फ्रैंकली, मेरे पास ऐसा तो था नहीं। तो आप सोचते ही नहीं मतलब एक्चुअली? हाँ, उसका रीज़न ये है कि ऐसा तो था नहीं कि दिन के 5 गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ अभी, तो मैं कैसे कुछ और करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था लाइफ में, ऐसा नहीं था। तो रैप करने में मज़ा आ रहा था आपको? हाँ, मुझे ना, मेरा एक फिलॉसफी फंडा है मेरा, इफ़ देयर इज़ अ नॉक ऑन द डोर ना, ओपन द डोर। हाँ, कम से कम दरवाज़ा खोलो, देखो क्या है, कौन है भाई, हाँ कौन है, क्या है। नहीं समझ में आए तो ना तो तुम 2 स्टेप बाद भी कर सकते हो। अगर मैं 3 रैप गा दूं और चौथे में मेरे को लगे यार मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं मना तो तब भी कर सकता हूँ ना। पहले में ही मना करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है किसी भी चीज़ को, लाइफ है ना, अनलेस यू आर वेरी वेरी श्योर कि ये नहीं करना। जैसे भी मुझे कोई बोले तुम स्ट्रीट रेसिंग कार चलाओगे क्या, तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मना कर दूँगा। लेकिन अगर रैप जो मैं जो करता हूँ उसके आसपास ही है रैप। तो देखिए, रैप के बारे में वापस अगर हम बात करें तो रैप का फुल फॉर्म है रिदम एंड पोइट्री। मैं इस फंडे से चलता हूँ लाइफ में, और कि कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, उससे ये तय हो जाता है कि मुझे ये करना है या नहीं। जैसे जो लोग कहते हैं ना रैप तो म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक किस चीज़ से मिलके बना है, सुर ताल। चलो मैं मानता हूँ उसमें सुर नहीं है, पर उसमें ताल है, उसमें रदीफ काफिया है, उसमें पोइट्री है ना, अच्छा लिखना है, अच्छे थॉट है।
ये एक बड़ा एरोगेंट या नार्सिसिस्टिक अप्रोच है कि क्योंकि मुझे गाना आता है तो जो नहीं गा पाते वो म्यूजिक नहीं करते। राइट। मुझे लगता है कि म्यूजिक एक्सप्रेस करना जरूरी है। हाँ, और म्यूजिक किसी के बाप का नहीं। बहुत सीधी सी बात, कौन डिसाइड करता है कि ये होता है और ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं। मुझे लगता है कितनी बड़ी बात है ना कि विद्रोह से आया है, बोले कि भाई एक मिनट, मुझे सुर नहीं आता तो क्या मैं म्यूजिक नहीं कर सकता? मुझे ताल तो आती है, मुझे लिखना तो आता है, मुझे बोलना तो आता है, तो मैं रैप करूँगा। किसी ने ऐसा सोचा और रैप का एक फॉर्म बना। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जैज ब्लूज सबका इतिहास विद्रोह का ही है ना? तो मुझे पर्सनली लगता है इतना जजमेंट से तो किसी चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्यूरियोसिटी से देखना चाहिए। लाइफ में आगे शायद वो लोग बढ़े जिन्होंने क्यूरियोसिटी से चीज़ों को देखा कि अरे ये भी होता है, अरे ये भी होता है। और उन चीज़ों से दूर रहो या उन लोगों से दूर रहो जो आपको ना एक्सक्लूड करना चाहते हैं। अपने आसपास देखो, आप इंक्लूसिव लोगों के साथ रहो। एक और चीज़ मैं यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके, लेकिन अच्छे लीडर के आसपास की पहचान पता है क्या आपको? उसके आसपास के लोग बड़े खुश मिलेंगे आपको। अच्छे लीडर के आसपास के लोग भी तरक्की कर रहे होंगे, पर ज़्यादातर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि आप तो तरक्की कर रहे हो पर आपके आसपास के लोग परेशान हैं, खुश नहीं हैं, पीठ पीछे शायद आपको बुरा भी बोलते हो। वो अपने जीवन में अगर उनके सपने नहीं पूरे हो रहे ना, तो फिर आपकी लीडरशिप में प्रॉब्लम है। मैं ऐसा सोचता हूँ। और वही और ये बात मैंने क्यों कनेक्ट की रैप से, कि जो भी आर्टिस्ट है वो ना विचारों को ज़रूर देखे कि वो कैसे लोगों के साथ है। अगर कोई कह रहा है ना ये म्यूज़िक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप कौन होते हो डिफाइन करने वाले यार? जिसको जो आता है वो उस स्थिति में वो कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। और बहुत सारे लोग एक्चुअली कर नहीं पाते। प्रॉब्लम क्या, कर नहीं पाते तो फिर बिल्कुल क्रिटिसिज्म हो जाता है। रैप करना आसान बात नहीं है। हाँ, एक से एक लोग हैं, एक से एक रैपर, उनको वो रिस्पेक्ट म्यूजिकली नहीं मिल पाता। और वो लिखना, वैसा लिखना, मतलब मैं लिखना और वो जिस एटीट्यूड से उसको एक्सप्रेस करते हैं, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इट्स नॉट इजी। वो सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते और गा नहीं सकते, पर वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और शायद आया वो भी सप्रेशन से ही ना, कि तुम हमें बोलने नहीं दोगे, तुम हमें बोलने नहीं दोगे, तुम हमें बोलने दोगे, मैं तो वो खुल के वो बोलेंगे जो मेरे को बोलना है। तो ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ रैप के बारे में या किसी भी आर्ट के बारे में, कि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हम कौन होते हैं, एग्जैक्टली। तो गीत, फिर क्या, किस चीज़ ने आपके दरवाजे पे नॉक किया नेक्स्ट? मैं लिखता था अपने लिए, तो लिखता ही था, कविताएं वगैरह लिखता था। कभी किसी दोस्त के स्टूडियो चले गए, और जैसे अनामिक है या साधु है, इनके स्टूडियो, विजय वर्मा, उनके पास कभी गए तो यार ये 16 बार में कुछ लिखना है। और तो मैं नहीं कहा मैं ट्राई करूं क्या रैप, किया और वो हो गया, फिल्म्स में आ गया कुछ। डॉली किट्टी वो चमकते सितारे में था, या उसके पहले एक फिल्म आई थी चल भाग, उसमें था, या तेरी भाभी ये पगले, उसमें था। तो ऐसे शुरू हुआ छोटा छोटा। और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में मैं आई वॉन्ट टू गो डीपर इनटू इट, मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे पसंद है कि, तो वहाँ से हुआ। और वो लिखना 2020 के बाद ना, कभी किसी दोस्त ने कहा हमारा गाना करते 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 बढ़ गया। 14 फेरे एक फिल्म आई थी जिसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, छोटा सा सीन था मेरा। तो उसके जो डायरेक्टर है देवांशु सर, उन्होंने बोला अरे इसके 2 गाने हैं, क्योंकि मैंने चर्चा छेड़ी थी कि मैं लिखता भी। उन्होंने कहा इसके 2 गाने हैं, और हम लोग खाना खाने कहीं जा रहे थे और बातों बातों में मैंने कुछ लाइनें बोले हाँ यही तो चाहिए। तो ऐसे करके 2 गाने उस फिल्म के लिखे मैंने। और मैं एक्चुअली लकी हूँ किस वे में, कि मुझे लोग ऐसे मिले या ऐसे लोग साथ हो लिए और रहे जिनको मुझ पर भरोसा था, जिसे मैं किस्मत भी मानता हूँ कि किसी ने मुझ पर बिलीव किया। तो देवांशु सर का ऐसा हुआ कि बाद में एक वेब सीरीज़ बना रहे थे खलबली रिकॉर्ड्स, जिसके 5 गाने आई थिंक 5 गाने अमित सर कर रहे थे, अमित त्रिवेदी सर। तो जो टाइटल ट्रैक था उसके लिए देवांशु सर ने उनको बोला मेरे पास एक बंदा है, मैं उसको बोलता हूँ देखो। करीब 6 ड्राफ्ट मैंने लिखे एंड इट वॉज नॉट वर्किंग। मैं और देवांशु सर दोनों डिस्कस करके डिस्कार्ड कर देते थे, बट देन ही ऑलवेज बिलीव्ड कि आएगा होगा। 7th ड्राफ्ट सडनली मुझे लगा 1 मिनट, मे बी दिस सॉन्ग शुड बी इन पंजाबी। तो बॉलीवुड जितनी पंजाबी आती है, शौक। तो
वो हुआ और वो क्लिक कर गया। क्या था वो लाइन? वो था छठ गल्ला संसारी नो पा मिट्टी तरदा, मेरे को लिरिक्स अपने ही याद नहीं रहते, बड़े अजीब। तो उस गाने का नाम था सोचे की बंदिया, जो है अगर आप यूट्यूब पे और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे तो सोचे की बंदिया नाम था, खलबली रिकॉर्ड्स का टाइटल ट्रैक है। तो वो हुआ और अमित त्रिवेदी सर ने कहा कि जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी, उनके बड़ी अच्छी बात है कि लिरिसिस्ट को बुला लो। मैं गया, उन्होंने कहा अरे गीत बड़ा बढ़िया लिखा है, अपन करेंगे और काम साथ में। मैंने कहा जी सर। तो मैं आ गया सोच के कि हाँ सभी बोलते हैं और काम करेंगे। 20-25 दिन बाद उनका फ़ोन आया, बोलते गीत मैं एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ, आप करोगे क्या? आई वेंट देयर। तो अब तक मैं 2 एल्बम पे उनके साथ काम कर चुका हूँ, सॉन्ग्स ऑफ ट्रांस 2 और अभी लेटेस्ट एल्बम जो आज़ाद कोलैब की आई है, आज़ाद कोलैब इसका नाम है, वो 5 गाने उसमें। एक फिल्म के 3 गानों पे काम कर चुका हूँ जो अभी शायद रिलीज़ होगी कुछ समय में। और तो ऐसे लिखने का सफ़र हुआ और लिखने ने मुझे समहाउ ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया पिछले 3-4-5 सालों, एंड इट ग्रू, इट बिकेम बिगर दैन सिंगिंग एवर वाज फॉर मी। आपने सिंगिंग भी किया, आपने रैप भी किया, आपने लिरिक्स भी किया, राइट? सब में फाइनेंशियली मॉनिटरी क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा पैसा है? मेरे को तो, मैंने रियलिटी शो का पैसा अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे लिखने में मुझे ज़्यादा पैसा मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगा, और उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिला? ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पहचान, आई वुड ऑल्सो से ज़्यादा ग्रेविटास, क्योंकि आप बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे शायद अच्छा लिख नहीं सकते। समर कैंप के लिए मैं केम म्यूज़िक कंजर्वेटरी गया था 2015 में, जहाँ झील सर से मेरी मुलाकात हुई, जो फ्रेंच टीचर मैंने शुरू में बताया था। उन्होंने उन 20 दिनों में मुझे दिखाया कि मेरी वॉइस ना क्या क्या कर सकती है। एंड आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड, क्योंकि मैं इतना आसान मेरे को गाना कभी फील नहीं हुआ था। तो वो हुआ और फिर मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा और चीज़ें बेटर भी हुई। फिर पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो गई। मैं 2-2.5 साल बिल्कुल लॉस्ट ही हो गया था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। पर्सनल लाइफ वो हुआ, फिर वापस शुरू की, फिर लॉकडाउन हो गया। तो गाने से ना लव हेट रिलेशनशिप जैसा रहा है हमेशा। मिस बहुत करता हूँ मैं उसको, उस तरह से करना। पर मुझे अब जैसे कहते हैं ना, डिटैचमेंट है। मेरे को स्टूडियोज़ बुलाते हैं, मैं गाता हूँ, शोज़ के लिए भी जाता हूँ, गाता हूँ, मज़ा भी बहुत आता है। पर शायद पहले ना मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ गाने से जोड़ ली थी। अब वो ना दायरा बड़ा हो गया है। अब मैं लिखता भी हूँ, एक्टिंग भी मेरे को पसंद है करना, तो मैं सीखता रहता हूँ, वर्कशॉप, सीन वर्क्स करता। तो सीखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली म्यूज़िक, मेरे लिए तो है। आप ये सोचते हो कि अगर आप प्लेबैक कर रहे हो, प्लेबैक करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेना चाहिए, वॉइस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पर इतिहास गवाह है कि कुछ भी सीखा हुआ ख़राब नहीं जाता। कई लोग कहते हैं क्लासिकल नहीं सीखना चाहिए, पर है ना कि ज़रूरत नहीं है, ऐसा कई लोग बोलते हैं ना इंडस्ट्री में क्लासिकल नहीं। यार आप अरिजीत सिंह को देखिए, आप श्रेया घोषाल जी को देखिए, आप सोनू जी को, सोनू जी ने बाद में गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से सीखा, तो उनकी गायकी देखिए, आप आशा जी को देखिए, आप मोहम्मद रफ़ी साहब को देखिए, आप सब ऐसे सब एक से एक सिंगर्स हमारे पास नामों की लिस्ट है जिन्होंने बहुत सीखा, बहुत मेहनत की, अपनी वॉइस पे भी, अपने क्लासिकल और अपने नॉलेज पे भी, है ना। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने क्लासिकल नहीं सीखा लेकिन गाना लाजवाब रहा जिनका। तो कोई सेट वो नहीं है, पर मुझे लगता है अपने अंदर विश नहीं घोलना चाहिए इस बात का, मैंने इतना सीखा, मेरा कुछ नहीं हुआ। आप कुछ होने के लिए सीखना चाह रहे थे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। आप आउटकम ओरिएंटेड काम कर रहे थे, बिना प्रोसेस से प्यार में पड़े, तो ये तो आपका प्रॉब्लम है। आपको प्रोसेस से प्यार करना होगा, और ये शायद सबसे बड़ा सीखने के लिए है अरिजीत से। ही लव द प्रोसेस सो मच कि नहीं हुआ तो मतलब जब तक नहीं हो रहा था तब तक भी मज़े में था वो आदमी, जब हो गया तो भी मज़े में है। बड़ा मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं समझ पाता हूँ, कि जिसको प्रोसेस से प्यार नहीं होगा ना, वो या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या वो गुस्सा आ जाएगा, या दूसरों को बुरा भला बोलने लगेगा। आप अपने आप से पूछो ना, म्यूज़िक क्यों करना चाहते हो भाई? किसी ने डंडा मार के तो बोला नहीं था करने को। तो ये नहीं हो रहा है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, वो हो रहा है किसी और के साथ हो रहा है तो आपके अंदर आग लग जा रही है। आप क्यों करना चाह रहे हो आर्ट? ये आपका अपना सवाल है, पूछ लो अपने आप से क्यों करना चाह रहे हो।
ऐसे कौन से गाने जो आप विश करते हो ये गाना मुझे गाना चाहिए था? अरे कितने सारे। और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर के लिए खास करके जिनके साथ आपको काम करना आप चाह रहे थे पर नहीं हो पाया? देखिए उसका सीधा सीधा लेना इस बात से भी है शायद कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या थी। अगर मैं बहुत अरिजीत जैसा गा पाता, सोनू जी जैसा गा पाता, तो ये सवाल का जवाब मैं शायद दे पाता कि यार वो मैं गाता तो बहुत अच्छा गाता। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सिंगिंग की मेरी कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी लिमिटेड हूँ मैं। मेरा टेक्सचर ग्रंजी है और बहुत एग्रेसिव गाने जो हैं या यू नो जिसमें ताकत है, पावर है, अपबीट गाने, वो सब वो है। तो आप अपना लिमिटेशन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हो? क्योंकि मैंने बोला ना, सिंगिंग से मेरा वैसा डिटैचमेंट हो गया है कि जो है मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा, okay. मेरे को उसे एज अ चैलेंज या एज अ वो नहीं लेना, और ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। जब मैं पर्सनली गाता हूँ तो मुझे रफ़ी साहब के, किशोर दा के गाने बहुत पसंद हैं और वो मैं गाता हूँ। तो एक तो वो है। इसी बात पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जितने आर्टिस्ट हैं ना, सबको अमित त्रिवेदी सर के साथ काम ज़रूर करना चाहिए अगर मौका मिले तो। एक तो वो खुद भी नए आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं, उनको वो रिस्क लेना पसंद है कि लेते हैं ना रिस्क, क्या है, इसीलिए तो म्यूज़िक कर रहे हैं। और इसलिए भी ताकि बाहर के लोगों को या जो एक एग्जाम्पल भी सेट होता है कि इतना ईजी भी हो सकता है काम करना। यार बड़ा आदमी कौन, जिसके बगल में बैठ के आपको छोटा फील ना। तो मैंने देखा है कि इट्स ब्रीजी टू वर्क विद हिम। आपको रिस्पेक्ट भी है, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपके काम की वैल्यू भी होगी, और हर गाने में ही सिट्स विद यू। हर गाने में ही विल सिट, ही विल गिव हिज टाइम। और इट्स सो ईजी टू वर्क विद हिम ना कि मेरे को लगता है एग्जैक्टली ऐसे ही तो काम होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में सिस्टम क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि सिस्टम होगा तो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिस्टम है ही नहीं। 25 लोगों से गवा लो, किसी को पैसा मत दो। मतलब अरे अभी कुछ दिन पहले कहीं से आया कॉल कि एक गाना है उसमें एक रैप करना है। मैंने हाँ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, अगर तो कम से कम इतनी चॉइस तो दो ना कि मैं गाना सुन सकूँ। तो मैंने कहा आप गाना मुझे ईमेल कर दोगे क्या? क्योंकि स्टूडियो में जाके होता है कि आप अपने काम में लगे हो, स्टूडियो में राइटर्स के लिए रूम अलग से होता नहीं है मोस्टली, है ना। तो आप अपने काम में लगे हो, मैं बाहर कहीं बैठ के गाना लिख रहा हूँ, मुझे वो नहीं करना। आप मुझे बस भेज दो ईमेल पे गाना, मैं सुन लेता हूँ एक बार। उन्होंने गाना नहीं भेजा। सो दे डोंट इवन वांट यू टू हैव दैट चॉइस। क्यों भाई? व्हाई कांट आई हैव चॉइस ऑफ वेदर आई वांट टू वर्क इट और ऑन इट और नॉट? तो इस लेवल का एरोगेंस भी है। ऐसे में जब आप अमित त्रिवेदी सर के साथ काम करते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, सब जगह ऐसा नहीं है। कुछ जगह सिस्टम है, कुछ जगह ये है कि भाई आओ भी, काम भी करो, खाओ पियो भी, पैसे भी कमाओ, अपने मन का काम भी करो, मज़े करो लाइफ में। राइट। आपने प्रीतम के साथ भी काम किया, आपने अमित के साथ भी काम किया। हाँ, अमित त्रिवेदी के साथ। हाँ। तो क्या डिफरेंस आपको लग रहा है दोनों में? मैं काम करने के तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक म्यूजिकली बात कर रहा हूँ कि उनकी ट्यून्स और अमित त्रिवेदी की ट्यून्स, ठीक है, किस तरह का कंफर्टनेस रहा? देखिए मैं क्योंकि अभी तक ऐसा कोई काम मैं कर नहीं पाया हूँ प्रीतम दा के लिए लिखने में जो एक्सेप्ट हो गया हो, या और मुझे लगता है कि अमित सर ने मेरे साथ रिस्क लिया। प्रीतम दा क्या भी मैं गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, पर वो कभी अप्रूव नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ी। और प्रीतम दा के यहाँ ऐसा है कि मैं किसी सबऑर्डिनेट के साथ काम कर रहा होता हूँ वहाँ पे, है ना, कि कोई होता है जो मुझे बता रहा होता है कि ये ब्रीफ है, ऐसा है, वैसा है, और बहुत प्यार से, बहुत हर जगह का देखिए सिस्टम अलग है, हर जगह काम करने का तरीका अलग है, तो सही और गलत तो नहीं बोला जा सकता। मैं इंजॉय वहाँ करता हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं इंजॉय वहाँ करता हूँ जहाँ फ्रीडम हो, जहाँ पे भरोसा हो, राइट, जहाँ पे ये है कि भाई आप ये गाना है, ये ट्यून है, ये इतना टाइम है, आप बिंदास जैसा लगता है वैसा लिखो, अपना बेस्ट दो, होना नहीं होना तो अपने हाथ में वैसे भी नहीं है। और दोनों ही जगह पे एक से एक दिग्गज जाते हैं, मतलब अमिताभ भट्टाचार्य दा दोनों जगह जाते हैं, या कौसर मुनीर हैं, या इरशाद कामिल हैं, या कुमार पाजी हैं, या वो सारे लोग जो सालों से इंडस्ट्री में, दोनों ही जगह वो जाते हैं। तो शायद बात इस बात की है कि मेरे पे किसने भरोसा कर लिया, है ना, किसने बोला कि तू करेगा यार, तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगा।
तो वो मुझे लिखने में, गाना मैंने प्रीतम दा के यहाँ ज़्यादा गाया है, चाहे वो स्क्रैचेस हों, चाहे वो गानों में लाइंस हों, या कुछ और फिल्म में भी गाने आए हैं वो सब। लेकिन लिखने में मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रीडम मुझे अमित सर के यहाँ मिली, तो वो हुआ। और दादा के यहाँ ऐसा हुआ है कि मैं काफ़ी कुछ लिखा है, पर वो हुआ नहीं हुआ या अभी भी पाइपलाइन में है, वैसा है। अच्छा, 90s की ट्यून्स और अभी की ट्यून्स, अभी की नहीं मतलब 90s की ट्यून्स और जो अभी लेटेस्ट जो आप गा रहे हो ट्यून्स, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार वो ट्यून्स मुझे बहुत पसंद थी, अभी वैसी ट्यून्स में नहीं गा रहा हूँ? पर नॉस्टैल्जिया मुझे लगता है हर जनरेशन का इशू है। हमारे माँ बाप को ये लगता रहा होगा कि उसके पहले उनके बचपन की ट्यून्स बेटर हैं, क्योंकि एक एज है जिसमें आपकी कुछ मेमोरीज बनती हैं। उस समय जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो हमें प्यारा होता है। तो जब हम बड़े हो रहे थे हमारे लिए वो प्यारा है। आज के बच्चों से 20 साल बाद आप पूछोगे तो उनको आज की ट्यून्स अच्छी लगेंगी। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई सही आंसर है। एज ए सिंगर कह रहा हूँ मैं, नॉट चॉइस। इमोशनली एज ए सिंगर, अगर 90s की ट्यून्स आप देखोगे और 90s 2000 अभी जो रिसेंट ट्यून्स है, ठीक है, पहले की ट्यून्स, अभी मैं भी इतना ओल्ड स्कूल नहीं हूँ तो मैं अभी बोलूँ कि मैं पहले की ट्यून्स वगैरह, ऐसा नहीं बोलना चाहता मैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्यून्स एक ऑटो वाला भी रिमाइंड कर सके, रिकॉल कर सके और उसको पसंद करता है, राइट, या फिर एक आम इंसान, अभी जिनके भी आपने नाम लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आप समझ गए रहेंगे, वो ट्यून उतनी लेवल की है जिस लेवल पे एक ऑर्डिनरी इंसान अपने आप को कनेक्ट करे। देखिए, कंपोजिशन एक लॉजिकल कंपोजिशन, लॉजिकल ट्यून्स हो गई जो आप इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के ट्यून्स बना लेते हो। ट्यून्स के आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स बना सकते हो, और ट्यून्स वो होती है जो बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक ट्यून्स है, जो मतलब आप चलते चलते किसी आदमी को रोक दिया उस गाने ने, ठीक है, वो ट्यून्स बैठ के सुन रहा है शांति से, हाँ, वो एक ट्यून का अलग मज़ा था, वो गाने गाने का एक अलग मज़ा था, राइट। अभी भी बनते हैं, अभी भी बहुत सारे गाने ऐसे बने, बहुत बहुत इक्का दुक्का, बट मोस्ट ऑफ द ट्यून्स अभी के ऐसे हैं जो आर्टिफिशियली, मतलब आप उसको क्रिएट करना बोलते हैं, गाना बना रहा है, एक उस ट्यून को मैं बनाया है, वो ट्यून है, एक गाना है, बट वो कुछ कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं होता। तो वैसे गाने गाना और जो मैं बोल रहा हूँ वैसे गाने गाना, तो वो आपको ऐसा फील होता है कि यार वो वैसे वाले गाने अभी मैं नहीं गा रहा हूँ, ऐसा वाला गाना मैंने नहीं गाया। ये मैंने तो इतने गाने ही नहीं गाए कि मैं इस बात पे कोई डिस्कशन कर सकूं, फ्रैंकली। मैंने आई वाज नेवर। आप गाना चाहते हो उस टाइप के गाने, क्या अभी जो गाना चल रहे गाने गा रहे हो वो ठीक है? मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। नहीं, विश तो करते रहोगे, कंट्रोल नहीं, पर विश तो करते रहोगे। नहीं, विश भी नहीं करते। पर्सनली नहीं। मेरे को ये है कि विश करना या उस बारे में सोचना या उस बारे में, आप एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचने में समय बिता रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। नहीं, पर लाइफ में बहुत सारी चीज़ अपने हाथ में नहीं, पर हम सोचते तो कि एक शायद वो चीज़ मुझे पसंद है और वो चीज़ मैं कर पाऊँ। तो उस हिसाब से तो पहले तो मेरे को एज अ पर्सन वो आदमी बनना चाहिए जो सब कुछ गा सके। देखिए क्या है ना, हाँ, जो पहले तो मैं खुद से शुरू करूँ ना कि भाई अगर मैं सब कुछ गा सकने वाला टैलेंटेड सिंगर हूँ, तब तो मैं ये बात करूँ कि हाँ यार ऐसा कुछ गाना है और वैसा कुछ गाना है, वो है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस आप पूछते तो पर्सनल चॉइस मेरी ये है कि मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। मुझे मैं वही कहना चाह रहा हूँ, रफ़ी किशोर, अभी आप कह रहे हो वही। हाँ, मुझे नहीं ये, लेकिन मेरी बहुत ही पर्सनल चॉइस है। मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि आज के गाने कैसे हैं और कल के गाने कैसे थे। नहीं, आज भी अच्छे गाने बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कोई प्रॉब्लम है, हाँ, बट आज वो क्वांटिटी वो उस पहले बहुत बनते थे। मुझे लगता है आज ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए ये ढूंढना मुश्किल हो गया है। पता है आज क्यों? गाने ज़्यादा बन रहे हैं, हाँ, पर वो गाने नहीं बन रहे जो गाने होते हैं। नहीं, तो ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 2 टैलेंटेड आदमी ढूंढने आपको, ठीक है, पर पहले सोशल मीडिया इंटरनेट कुछ नहीं था। आज क्या है ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह, तो इसी कमरे में 100 लोग भर गए। अब उसमें क्या है, इतना शोर है कि 2 अच्छे गाने सुनने के लिए आपको 100 नॉट सो अच्छे गाने भी सुनने पड़ते हैं। वो सच है। तो उसके चलते मुझे लगता है फटीक ज़्यादा है। ट्रू, फटीक ज़्यादा है। पहले ये होता था कि पहले बहुत आपके पास पहुंचती वो चीज़ थी जो अच्छी है, मोस्टली, और लिमिटेड हुआ करते थे चीज़ें, क्योंकि हिट गाने ही या वो गाने जो दिल तक पहुंचते हैं, रेडियो था, टीवी था, यही 2 माध्यम थे। फिर कैसेट्स आ गई और सीडीज आ गए, वो सब हुआ। लेकिन जब चॉइस आपके हाथ में आ गई, बनाने की भी चॉइस आपके हाथ में आ गई, रिलीज की भी चॉइस आपके हाथ में आ गई, तो फिर ये हुआ कि भीड़ बढ़ गई।
अब उसमें क्या अच्छा क्या बुरा वो थोड़ा सा मुझे लगता है खो गया है। अब एक नया क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल। आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा है आपने या एक रिग्रेट है कि नहीं सीखा है। नहीं सीखा? हाँ। अच्छा, रिग्रेट क्यों है? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक बंद कमरे में बहुत देर तक बैठ के होती हो मैं नहीं कर पाता, ये मेरी शॉर्ट कमिंग है। वो लिखना भी ना, जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि जाओ स्टूडियो में बैठ के बंद कमरे में लिखो, वो मुझसे नहीं हो पाता। मेरे को मेरी स्पेस, मेरी आज़ादी, मेरा खुलापन चाहिए लिखने के लिए भी। तो प्रोडक्शन में वो चाहिए था। एक तो आप विश करते हो कि मैं शायद कर लेता तो अच्छा होता? 100%। मुझे लगता है कि आज का तो दौर ही है कि आपको 3-4 चीज़ें आनी चाहिए। आज का दौर वो है, क्योंकि अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट आता है, अगर आपको प्रोडक्शन आता है और आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। आप सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत, मुझे लगता है अभी वो दौर है कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। और इसके एक से एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मेरे को जॉन मेयर बहुत पसंद है, तो आई थिंक ही राइट्स वेरी गुड, ही सिंग्स अमेजिंग, हिज ट्यून्स आर वेरी गुड। फिलोसफर है वो आदमी लिखने में भी देखा जाए तो, और एक इंस्ट्रूमेंट का मास्टर भी है। एंड आई एम श्योर प्रोड्यूस भी करता होगा। आई डोंट नो दैट अबाउट हिम, पर करता ही होगा, क्योंकि इतने के बाद प्रोडक्शन रह जाता है सिर्फ, जो कि एक सॉफ्टवेयर सीखना है अच्छे से बस, एंड यू कैन मेक योर ओन साउंड। तो मुझे लगता है ये तो जादू है, करना ही चाहिए। मैं जो 15 साल अपने गले के प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था ना, और बच्चा था, फ्रस्ट्रेटेड भी था, गुस्सा भी उस चीज़ का था, सप्रेशन भी था, उस समय मुझे एक इंस्ट्रूमेंट और ये टेक्निकल साइड पे ध्यान देना चाहिए था। वो मेरी गलती है कि मैंने नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने सीखा होता तो क्या थोड़ा बहुत चेंज होता आपकी लाइफ में? मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और म्यूज़िक प्रोडक्शन इज़ डेफिनेटली वन। अगर आप कंपोजर हैं और आप अपना म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर पाते हैं, तो कितना बड़ा एड ऑन है ना, आपको किसी पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं। मेरा एक दोस्त है जिसने 6 महीने वो किसी फिज़िकल बीमारी से जूझ रहा था, और उसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन 6 महीने सीखा, और अब वो अपनी ट्यून्स को ना कम से कम 60-70% खुद ही रेडी कर लेता है प्रेजेंट करने के लिए। तो कितना बड़ा पावर है ना ये अपने हाथ में। और तो मुझे लगता है टेक्निकल साइड स्ट्रॉन्ग करते रहना ज़रूरी कदम है। आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साउंड। इट्स ऑल अबाउट साउंड, राइट, ट्रू। तो एक सिंगर को कितना एडवांटेज मिलता है म्यूजिक प्रोडक्शन करने के बाद आपके हिसाब से? डिपेंड करता है। जैसे कि मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग्स खुद करके भेज देता हूँ, वोकल्स लेयर्स करके। वो मुझे लगता है कंपोज़र के लिए प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है, कंपोज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप में एज अ सिंगर नोइंग टेक्निकल साइड्स डेफिनेटली हेल्प्स। तो मैं बहुत देर से लाइफ में मैंने सीखा कि खुद कैसे रिकॉर्ड करते हैं। मुझे अभी भी वॉइस मिक्स करना नहीं आता, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर क्योंकि मैं लिखने में चला गया हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग एक्सप्लोर करने लगा हूँ, मेरा थोड़ा साथ छूटा है उस चीज़ से। लेकिन मुझे ये पता है कि ये ज़रूरी बहुत है, और जितना जल्दी सीख लिया जाए कम से कम बेसिक्स ऑफ इट विल हेल्प यू। तो वोकल प्रोडक्शन जैसे आपको पता चलता है एज ए सिंगर, ठीक है, तो सेम टाइम पे वो टेक्निक्स आप डबिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। आपको पता चलता है कि मैं हाँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि वोकल कैसा होना चाहिए, तो फिर मुझे गाना भी कैसा चाहिए वो भी पता चलता है। एग्जैक्टली। और हर गाना अलग टेक्सचर मांगता है, तो वो या मिक्स भी पता चल जाती है। 100%। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं थोड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन कर लिया होता तो थोड़ा एडवांटेज होता मुझे, मैं बेटर इक्विप्ड होता, ये बात सही है। पर मुझे ये पता है, और अपने बारे में अपने पास से तो मैं बोल ही सकता हूँ, उसके अलावा सारे लोग जो हमको देख रहे हैं, या यंगस्टर्स जो मतलब हमसे कम उम्र के जो लोग इस चीज़ में नए हैं, उनको ये कि जितना आप इक्विप्ड रहोगे ना, जितना आप अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होगे, वो आपको हेल्प ही करेगा हर हाल में। और प्रोडक्शन डेफिनेटली, क्योंकि मेलोडी के बाद अगर कोई चीज़ सोनिकली अटकती है, तो वो साउंड अटकता है। कि यार अटकती से मेरा मतलब है चिपकता है ना, जिसे कहते हैं, तो वो साउंड है। तो साउंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। लिरिक्स भी अच्छे ज़रूरी हैं, ऑफ कोर्स। मैं जैसे तो मैं वो भी बोलूँगा। जब आप परफॉर्म करते हो, आपको एबल्टन लाइव पता होगा, ऑफ कोर्स आपको पता होगा। अगर आप
प्रोडक्शन जानते हो और साथ साथ में आप एबल्टन लाइव जानते हो, तो आपको Oh, पता है yes, कि yes, आप सिंगल हैंडेड, ठीक है, Yes, पूरा show सिंगल हैंडेड पूरा शो कर सकते हैं इफ़ यू नो एबल्टन लाइव। Yes. ओके, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या पता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इंडिया में, बट मोस्टली मैं शोज में देखा है एबल्टन लाइव को है ना सिर्फ लूप पर्पज से यूज़ किया जाता हाँ, है, जबकि आप लूप पूरा प्ले शो करो, उस पे। बट एबल्टन लाइव इतना एडवांस्ड है, मैं आपको बताऊँ, इतना उस लेवल का है जहाँ पे आप हर चीज़ कर सकते हो, राइट, ठीक है, आप एआई ऐड कर सकते हो और आपका म्यूज़िक उस तरह से नहीं लगेगा जैसे लूप बेस्ड है, वो जैसे आप गा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करेगा, राइट, यू नो, राइट, जहाँ पे फिलर आने वहाँ पे फिलर आके चले जाएंगे और वो आपके वोकल को फॉलो करेगा, उस लेवल पे पहुँच गया एबल्टन लाइव। पर अभी भी मुझे बहुत दुख होता है कि शोज़ में जब भी एबल्टन लाइव यूज़ करते हैं ना तो बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे कि कोई सिंगर गा रहा है, एक पीछे लूप चल रहा है और माइनस ट्रैक चल रहा है, तो उसका रियल पोटेंशियल एबल्टन लाइव का यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन के साथ साथ एबल्टन लाइव ऑल्सो वेल नोन डॉ। तो एबल्टन लाइव पे आप प्रोडक्शन भी सीखते हो और परफॉर्मेंस भी सीखते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हो, अगर आपको एबल्टन पता है तो ऑटोमेटिकली आप लाइव पे भी आ जाते हो, आप लाइव परफॉर्म भी कर सकते हो, राइट। इस तरह से देखिए, मैंने सोचा ही नहीं, जो आप अब बोल रहे हैं कि जो सिंगर्स लाइव परफॉर्म करते हैं वो अपना पूरा सेट डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा कि कहाँ पिकअप, कहाँ ड्रॉप, कहाँ म्यूजिक पीसेस, पूरा सेट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे ना सिंगर मुझे अप्रोच करते हैं खास करके इसके लिए कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे इस तरह से बना के चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ये फिर सीखना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर एक नया जर्नी है, आपको बिगनिंग से सीखना पड़ेगा, एबल्टन लाइव प्रोडक्शन भी सीखना पड़ेगा और साथ साथ में आपको परफॉर्मेंस भी सीखना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें पर है एबल्टन में, ठीक है, पर डेफिनेटली उससे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग में ही हेल्प करेगा, प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस आपको लाइव स्टेज पे भी हेल्प करेगा। अगर आप सीखते हो तो परफॉर्म करना थ्रू एबल्टन, तो आपको लाइव में भी वो हेल्प करेगा। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम सिंगर को पता है, वो अभी भी एबल्टन लाइव को या फिर इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं माइनस ट्रैक के लिए, ऐसा नहीं है। एबल्टन लाइव इतना एडवांस है, मैं आपको बताऊँ, जिसमें आप कोडिंग करके, अच्छा, प्रोग्रामिंग करके उसका पूरा बिहेवियर चेंज कर सकते हो। पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर, कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स है, उनके साथ इंटरैक्ट करके आप राइट करो कि मैं जब भी गा रहा हूँ, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये ऐसा आएगा, उसके बाद वैसा आएगा, अगर मैं ऐसा गाया तो ऐसा आएगा, वैसा गाया तो वैसा आएगा, ठीक है। आपके कॉर्ड्स भी वो डिटेक्ट कर लेता है जो आप गा रहे हो। अच्छा, उस लेवल इतना एडवांस्ड, उस लेवल मुझे नहीं पता था। आपके कॉर्ड्स डिटेक्ट कर लेता है, आपके मेलोडी को सुन के क्या कॉर्ड्स लगने चाहिए, राइट। इवन आप थोड़ा प्री प्रोग्राम रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा लाइव रहता है, प्री प्रोग्राम रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो एक मैकेनिकल वे में चल रहा है, एक लूप में चल रहा है, ठीक है। उसमें एक्सप्रेशन है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक्सप्रेशन है, मतलब उसमें वेलोसिटी सेंसिटिव है, आपके कॉर्ड्स में जो टच आता है एक लाइक ह्यूमन वो फील आता है, तो उस लेवल पे। बट अभी भी जब एबल्टन लाइव आया था तभी भी लोग लूप यूज़ कर रहे थे उसके, वही अच्छा लगा था। अभी भी जब स्टेज पे जब भी परफॉर्म करते हैं तभी भी वो लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, जाते नहीं उसके अंदर। और मैं बताऊँ लाइव म्यूजिशियन का भी वही प्रॉब्लम है। लाइव म्यूजिशियन का क्या होता है पता है, वो उस जोन से निकलना नहीं चाहते, ठीक है। उनको लगता है यार नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि वो सिंगर को ही हेल्प करेगा, वो हर म्यूजिशियन को हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिंगर को सीखना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन इतना मस्ट है ना, अगर आपको म्यूजिक में कुछ करना है तो आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके सीखना ही चाहिए, राइट। तो इवन आप भी अभी शो करते हो, राइट, आप भी ये करते हो, तो आपको वही बहुत सोच रहा था मैं वही सोच रहा था, रियली इट हेल्प्स। एक्चुअली ज़रूरी तो है, और समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे ना, और समय के साथ टेक्नोलॉजी जानना उतना ही ज़रूरी हो गया। सो इफ़ वी वोंट कीप वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द टेक्नोलॉजी, तो पीछे तो रहेंगे, ये बात तो है, तो नहीं रहना चाहिए ऑफ कोर्स। इवन मैं आपको बताऊँ डीजेइंग में भी क्या होता है, डीजेइंग एक्चुअली म्यूजिक कैटेगरी में आता है, बट मैं एम टेलिंग यू, डीजेइंग मतलब कि आप किसी और के गाने प्ले कर रहे हो, राइट। जो इंटरनेशनल डीजेज है वो क्या करते हैं कि अपना गाना खुद प्रोड्यूस करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दूसरे के गाने प्ले होते हैं और उसको और एक्ट होता है ऑन स्टेज, एक ये मूविंग समथिंग हो कुछ नहीं रहा है, वो गाने स्टोर्ड है,
राइट मिक्स। और हाँ मिक्स है ऑलरेडी, आपसे भी हाँ वहाँ कर रहे हो और किसी और के गाने कर रहे हो, आपको ये भी पता नहीं कि उसका की मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट, हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। बहुत बार होता है ना, क्लब्स में आप गए और हाँ, सडनली आपने देखा कि बहुत है, बहुत क्या होता है। हुआ। और हाँ। मैं और कुछ डीजेस होते जो आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमको म्यूजिक पता नहीं, ठीक है, हमको पता नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, म्यूजिकली क्या हो रहा है। हम गाने तो प्ले कर रहे हैं, हम एक्ट भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो म्यूजिकली हमको पता नहीं, तो हमको ये समझना कि म्यूजिकली कैसे करना है उसको। राइट राइट। तो फिर मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर तुमको म्यूजिकली उसको करेक्ट करना है तो थोड़ा म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा। हाँ 100%। वो तो मैं भी देखिए उतना तक तो मुझे पता था, क्योंकि तो मुझे ये पता है कि म्यूजिक सीखना या म्यूजिक की जो एक इट्स अ लैंग्वेज ना, इवेंचुअली इट्स अ लैंग्वेज, तो वो आना बहुत ज़रूरी है। और अब टेक्नोलॉजी इज़ एन इक्वल पार्ट इन इट, तो उससे आप बच नहीं सकते, अगर बचोगे तो पिछड़ जाओगे। अभी गुड न्यूज़ क्या पता है, हर डॉ में ना AI यूज़ हुआ है। मतलब क्या होगा, अगर आप म्यूज़िक नहीं जानते हो, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िकली वीक हो, कॉर्ड सेंस नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत समझते हो, फिर भी आप कर सकते हो। लॉजिक ने अभी नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, क्यूबेस के पास तो ऑलरेडी था, ठीक है, और कुछ प्लगइन्स भी है जो आपकी मेलोडी को सुन लेते हैं, कॉर्ड्स बना के आपको दे देंगे कि ये कॉर्ड्स आपको लगाने हैं। आपको सिर्फ वो कॉर्ड्स ड्रॉ भी नहीं करने, आपको सिर्फ उनके नाम लिखने। अच्छा, आप सोच सकते हो कितना इजी है। आपको सिर्फ नाम लिखने, और जब भी आप नाम लिखोगे ना, आपके सारे ट्रैक्स उस कॉर्ड में बजेंगे, उस हारमोनी में बजेंगे। वाह, उससे ज़्यादा क्या, इवन अभी AI में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक और मज़े की बात बता रहा हूँ। आप मुंह से रिदम बोलो, आपको बजाने की जरूरत नहीं। Really? और वो उसको सुनता है, बजा के दे देगा आपको। और उसको बोलो वेरिएशन भी दो, वो भी करके दे देगा। अभी अब उसको बोलो कि इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बजा के दो, वो भी करके देगा। ठीक है, आपका म्यूजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आपका रिदम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मुझे ही आना पड़ेगा आपके पास सब। आपको थोड़ा बहुत अगर सुर से ऑफ होते हैं तो वो भी खुद करेक्ट कर लेता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा कुछ रॉकेट साइंस करना है, बट उसमें जाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जब भी आप उसके अंदर जाओगे, कुछ थोड़ा करोगे, तो डेफिनेटली है ना, आप कुछ प्रोडक्ट बना पाओगे। राइट। अभी मैं समझो मैं सिंगर हूँ, तो मैं हर जगह पे जाके तो किसी प्रोड्यूसर को गा के नहीं बता सकता भैया मैं ऐसा गाता हूँ। या फिर किसी फिल्म को मुझे पिच करना है, तो मैं उसको गा के तो नहीं बता सकता कि भाई मेरा ऐसा ट्यून है। मुझे प्रोडक्ट ही भेजना पड़ेगा ना। तो व्हाई नॉट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे लगता है अलग से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल बिकॉज है ये चक्कर तो है।